नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है मेजर साहब का, मेजरली राइट उनका चैनल है। हमास बेग्स फॉर 5 year सीज फायर, प्रोमिसेस टू सरेंडर। अच्छा, ऐसी खबर आ गई तो देखिए, तो होना ही था। और इन लोगों ने तो बहुत पहले से सरेंडर करना शुरू कर दिया है। ऐसी कई तस्वीरें आई हैं, कई वीडियोज़ आए हैं जिसमें लगातार ये लोग सरेंडर कर रहे हैं। सारा इनका जज्बा घुस जाता है पता नहीं कहाँ पे, और सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर कर चुके हैं और करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं इनके पास, क्योंकि इन्होंने जो खूनी खेल शुरू किया है, अब ये अपने ही खूनी खेल में फंस गए हैं और इन्हीं के हज़ारों लोग जो हैं वो मारे जा चुके, बेचारे आम फ़िलिस्तीनी भी मारे गए उसमें। खैर, चलिए देखते हैं कि मेजर साहब क्या बता रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। खालिद अल हैया, कौन है खालिद अल हैया? खालिद अल हैया एक हमास का बड़ा, एक जिसको कहते हैं ना, जिसको नेतन्याहू ने बोला सीनियर टेररिस्ट है, वो उसमें भी सीनियरिटी होती है, तो वो बड़ा सीनियर टेररिस्ट है। इजरायली कह रहे हैं सीनियर टेररिस्ट है। उसने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान 2-3 बातें बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आज मैं एनालाइज करूंगा आपके लिए उसने आखिर ये बातें बोली क्यों, उसके कारण क्या थे, उसने बोला क्या, और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं। खालिद अल हैया ने यह बोला है कि अगर इजराइल के साथ बातचीत हो जाती है तो हम होस्टेजेस जो हैं, बंदी बना के रखे उन्होंने अभी भी 100 से ऊपर, उनको हम छोड़ देंगे। दूसरी बात उसने ये बोली है, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि 5 साल या उसके ज्यादा के लिए हम इजराइल के साथ सीज फायर डिक्लेयर कर देंगे, हम इजराइल के साथ लड़ेंगे नहीं। तीसरी चीज, वो कहता है कि यह सब तब होगा जब 2 स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1967 से पहले वाले जो बॉर्डर है, 1967 वॉर जो हुआ था ना, जिसको हम लोग 6 डे वॉर भी कहते हैं, मैंने कई बार बता चुका हूं आपको। 5 मुल्कों ने एक साथ मिलके, 5 मुल्कों ने, 5 देशों ने एक साथ मिलके इजराइल के ऊपर हमला करा। इजराइल ने दौड़ा दौड़ा के मारा 5 को। ये आए थे इजराइल की जमीन हथियाने के लिए, ये 5 मुल्क मिलके, कि हम इजराइल को ठोकेंगे। इजराइल ने इनकी जमीन ले ली, तब से रो रहे हैं कि ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपायर हैं, इन्होंने हमारी जमीन हथिया ली, हमारी जमीन। अबे तुम क्यों गए थे इजराइल? वहां पे शॉपिंग करने गए थे? यही चीज है, ये विक्टिमहुड का नैरेटिव है। तुम पहले इजराइल को अटैक करो, जब इजराइल मारे फिर तुम रो कि हमारे साथ तो बड़ी जात। अब तुम क्यों गए थे अंदर? वहां पे मार तो पड़ेगी। फिर जब मारता है बंदा जवाबी कार्रवाई में जब बंदा मारता, फिर आपको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने आपको एक थप्पड़ मारा था, आप भी मुझे एक ही मारना। फिर वो तो जूते, लात, घूंसे, चप्पल, जो उसके हाथ में होगा वो करेगा। ठीक है जी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हैया है, हैया ने क्या बोला है? हैया ने बोला है कि भैया हम 5 साल के लिए हथियार, या 5 साल से ज्यादा के लिए अपने हथियार नीचे रख देंगे, 2 स्टेट सोल्यूशन बन जाएगा। हमास जो है एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हथियारबंद जो टेररिस्ट हैं वो नहीं रहेंगे, ये पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चली जाएगी। यासिर अराफात, याद है आपको यासिर अराफात? वो पीएलओ का लीडर हुआ करता था, वो इंडिया बड़ा यहीं पे पड़ा रहता था वो इंडिया, और इंदिरा गांधी उसको भाई मानती थी अपना, और ये सब पुराने पता नहीं क्यों। ही वाज आल्सो ब्लडी टेररिस्ट यार, उसको क्या भाई बनाने की जरूरत है? यहां पे होता, इधर ही निपटाते उसको, और ठीक है। अब ये देखिए, और फिर कहता है कि फुली सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट इन द वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप अलोंग इजराइल्स प्री 1967 बॉर्डर्स। पहले मैं आपको ये एनालाइज करके बता देता हूं कि ये ऐसा उसने क्यों बोला, फिर आगे भी इसमें खबरें हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल यह काम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है जी, इजराइल यह काम कर चुका है। इजराइल ने 2005 में पूरी गाजा पट्टी छोड़ दी थी, यह बात मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन तकरीबन 20,000 इजरायली थे, 20,000, जो कि गाजा पट्टी में रह रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने अटैक करा, फिर इजराइल ने ठोक दिया सबको, वहां पे अपने बंदे बसा दिए। इजराइल ने बोला कोई बात नहीं, तुम अमन की बात कर रहे हो, तुम पीस की, शांति की बात कर रहे हो, डन डन, हमारे 20,000 बंदे हैं, हम इनको यहां से उठा के वापस इजराइल ले जा रहे हैं, पूरी गाजा पट्टी तुम्हारी, पूरी गाजा पट्टी तुम्हारी, तुम ले लो। यह काम 2005 में हुआ। इजराइल ने तकरीबन 2 या 3 अरब डॉलर कुछ, आई थिंक 3 बिलियन डॉलर्स कुछ ऐसे इजराइल ने खर्च करे, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पे लोग थे, उनके बच्चे थे, वो स्कूल पढ़ रहे थे, कॉलेज पढ़ रहे थे, और उनके जॉब्स थे, जो भी थे, तो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक पूरा इकोसिस्टम वहां से उठा के इजराइल यहां पे ले आया। लोग इतने परेशान हो गए थे, तो यहूदी जो वेस्ट बैंक में रह रहे थे ना, वो कहते हैं साहब हम तो यहां पे रह रहे हैं, हमारे बच्चे यहां पे पैदा हुए, अब आप हमें क्यों यहां से
निकाल रहे हो? इजरायली फौज गई थी, इजरायली आर्मी घुसी थी गजा के अंदर और अपने खुद के बंदे जो यहूदी थे, उनके सिटीजन्स थे, अपने नागरिकों को पकड़ पकड़ के घर से निकाल के बोल रहे थे चलो इजराइल वापस, चलो इजराइल वापस। यह हुआ है, 2005 में हुआ है। अरबों डॉलर खर्च करे, 20,000 बंदों को वापस लेकर आया। लेकिन जो इजराइल के खिलाफ में है वो, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ये तो छोटा मोटा काम था, ये कोई बड़ा काम नहीं था। आप सोचो, पूरी गाजा पट्टी इजराइल ने वापस दे दी थी, जिस पर यह हमास आके बैठ गया, जिस पर यह आतंकवादी संगठन हमास आकर बैठ गया। और फिर उस हमास ने क्या किया है 2005 के बाद, 2023 में, 24 में 18 साल तैयारी की, नीचे सुरंगें बनाई, जितने पैसे आए सब पैसे खा के लोगों को नहीं मिले, बेचारे आम फिलिस्तीनियों को नहीं पैसे मिले, उस सारे हमास वाले खा गए। जो राशन आता था, जो चीज़ आता था, तो सारा उधर लेके गए वो। और उससे नीचे पूरा सुरंगों का जाल बिछाया, हथियार खरीदे, हथियार बनाए, रॉकेट्स बनाए, और तब ये काम किया। अब जब मार पड़ रही है, 30-35 हज़ार जब मारे गए, तब अकल ठिकाने आई है इनको। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई, अब तो सरेंडर करना ही पड़ेगा। अबे तो पहले ही सोच लेते, जब 2005 में इजरायली निकाल लिए थे 20,000 बंदों को, जैसा कि मेजर साहब बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। वो सालों से रह रहे थे वहां पर, वहां से फिर उनको हटाया, निकाला, बोला कि ठीक है पूरी गाजा पट्टी आपकी। और आपने क्या किया? वेरी गुड। तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी वहां पे, जो पूरे पैलेस्टीन को लुक आफ्टर कर रही थी, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने 2006 में, यह काम 2005 में हुआ, 2006 में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने वहां पे चुनाव, एक बोला कि चुनाव होना चाहिए भैया, हम भी बड़ा होकर डेमोक्रेट बनेगा, तो उसने बोला चुनाव करो। अब चुनाव जब हुआ वहां पे, तो उस चुनाव में जीत गया हमास। जब हमास जीता तो सबसे पहले हमास ने काम यह करा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग थे उनको ठाठा, सीधा ठाठा, घर में घुस के, वो डर के मारे भाग गए। आज की तारीख में भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग गाजा के अंदर घुस नहीं सकते भाई साहब। उनके रिश्तेदार हैं, उनकी जमीनें हैं, उनके घर हैं, लेकिन दे कैन नॉट एंटर, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड। हमास को पता लगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग घुसे तो वहीं पर गुड नाइट हो जाएगा, वहीं पर। इनकी ऐसे बिल्कुल सांप नेवले वाली दुश्मनी है भाई। अब देखिए, इजराइल को यह बोलना कि तुम 1967 के पहले के बॉर्डर में चले जाओ और फिर हम लोग इससे अग्री करते हैं, इजराइल ने मना कर दिया। और मैं आपको बताता हूं इजराइल ने क्यों मना करा। क्योंकि दोस्तों, यही वादा इन लोगों ने करा था 2005 में कि आप गाजा पट्टी छोड़ दो, ठीक है जी, आप गाजा पट्टी छोड़ दो, फिर हम में अमन और शांति। ये अमन और शांति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने मार मार के हमास को सुअर बना दिया। इजराइल ने मार मार के हमास को बना दिया दोस्तों सुअर। इसलिए अब ये चू चू पू पू कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इजराइल से कि भैया ठीक है, अमन और शांति की बात, चलो हम ये छोड़ देते हैं, आप हमें हमारा दे दो, हमारा। पर ये तो हो चुका है, ये तो इजराइल इन द पास्ट कर चुका है, और एक से ज्यादा बार कर चुका है। मैं दोस्तों बार बार ये बात बताता हूं ना लोगों को, इंडिया में भी जो लोग हैं, जो खासतौर से वामपंथी विचारधारा के हैं, पढ़ते लिखते तो है नहीं ये लोग, दिमाग से पैदल अंगूठा टेक, ओ भाई ये काम इजराइल पहले कर चुका है। इजराइल ये कह चुका है, इजराइल कह चुका है कि भैया ये तुम्हारा इलाका है, हमारा इलाका, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। इजराइल ने बोला कि 30,000 लोगों को रोज हम रोजगार देंगे। आपको पता है ये स्टोरी? मैं आपको बताता हूं क्यों इजराइल इतना अभी पिनका हुआ है इनसे। इजराइल क्यों पिनका हुआ है मैं आपको बताता हूं। इजराइल इसलिए पिनका हुआ है, और अब मैं इसमें मोदी जी का फैक्टर लाके बताऊंगा आपको। इजराइल इसलिए पिनका हुआ है क्योंकि इजराइल ने यह सोचा, मेरी बात हुई थी इजराइल के एम्बेसडर जो इंडिया में ना, उनका हमारी मैगजीन द चाणक्य डायरीज, हमारी मैगजीन रिलीज होगी, आप उसमें देखिएगा, अभी एक सवा महीना है उसमें रिलीज होने में। तो उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि गौरव, हमने ना मदद करी, हमने सोचा कि जो ये फिलिस्तीनी हैं ये इजराइल आएंगे, ये काम करेंगे, हम इनको अच्छी मोटी तनख्वाहें देंगे, तो जाहिर सी बात है कि ये खुश होंगे, मेहनत कर रहे हैं, अच्छा मेहनताना मिल रहा है, इनके बच्चों का एजुकेशन, सब कुछ हमने बोला कोई दिक्कत नहीं है, सब काम करो। आपको एक बात पता है, ये जब आदमी को धोखा होता है ना, तब आदमी गुस्सा आग बबूला हो जाता है। इजराइल के साथ यही हुआ है। तो इजराइल ने यह बोला कि ठीक है हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो आप एक काम करो, अपने 30,000 बंदे, 30,000 बंदे आप इजराइल भेजो। ये रोज आते थे, इजराइल के अंदर काम करते थे, वापस जाते थे, मोटी सैलरी मिलती थी इनको, ठीक है जी। अब बाद में पता लगा, क्या पता लगा बाद में? बाद में यह पता लगा
कि जो कंस्ट्रक्शन में काम करते थे ना ये लोग, तो मटेरियल दाएं बाएं जाता है। मटेरियल इजराइल से खरीद के वहां ले जाओ, ये सब तो चलता है ना। सिर्फ ऐसा थोड़ा ना कि लोग आ रहे हैं काम कर रहे हैं, 10 चीजें दाएं बाएं जाती हैं। इजराइल से मटेरियल ये लोग ले जाते थे, सरिया ले गए, सीमेंट ले गए, ये सब चीजें ले गए, पैसा ले गए, और वो दिया हमास को टनल बनाने के लिए, जिससे हमास अंदर जाता है और लड़ता है सबसे। राइट? इन लोगों ने मुखबरी करी है। ये जो लोग थे इनोसेंट नहीं थे दोस्तों, ये मासूम नहीं थे, ये फिलिस्तीनी। इन्होंने बताया यहां पे हम लोग काम करते हैं, उसको जाके मारो। जब आए हमास वाले मारने के लिए इजराइलियों को, यहूदियों को, उनके पास लिस्ट थी जिन पे यहूदियों ने भरोसा करा कि ये फिलिस्तीनी हैं, ये अपने हैं, हमारे यहां काम करते हैं, हम इनको मोटा पैसा देते हैं, जो इनके बाप को कभी नहीं मिला। गाजा में काम करते करते जिंदगी भर एड़ियां रगड़ता, तब इतने पैसे नहीं कमाता। वो बंदा उतना 2-2, 3-3 महीने में कमा रहा, 10 गुना ज्यादा वेतन, 10 टाइम्स सैलरी जो उसको गजा में मिलती, वो इजराइल दे रहा। और इजराइल को लगा कि जब इनके बच्चे स्कूल में चले जाएंगे, इनका घर सेटल हो जाएगा, तो ये लोग भी फिर हम लोग अमन शांति की बात करेंगे, एरिया तो हमने छोड़ ही दिया इनका। और भाई साहब वहीं पे दिक्कत हो गई। फिर इजराइल को यह पता लगा कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो एक आतंकी संगठन है, इजिप्ट में जो पैदा हुआ था, इजिप्ट में जन्म लिया था, उसकी पैदाइश इजिप्ट की है, ये उसकी फिलॉसफी से काम करते हैं। उनको पैसे से मतलब नहीं है, उनको यहूदियों को मारना, उनका ये प्रोग्राम है। और ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, ये कई मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में बैन है। इनफैक्ट सऊदी अरबिया इस पर बैन लगा चुका, और सऊदी अरबिया ने कहा कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम ब्रदरहुड, और इसका जाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन लोगों को पता नहीं है, अपने कम्युनिटी की कारस्तानियां तो दिखती नहीं है, गलती सारी सामने वाले में होती है। ठीक है भाई, तो लड़ो ना यार, जिसमें जितना दम है पिछवाड़े में वो लड़ लेगा, और लड़ते आ रहे हैं, आज से थोड़ी लड़ाई चल रही है। राइट? इसमें धोखे की भावना आई। अब मैं आपको मोदी जी का फैक्टर बताता हूं दोस्तों। मैं क्यों कह रहा हूं कि मामला बिल्कुल मोदी जी टाइप का है। मोदी जी जब 2014 में आए ना पहली बार प्रधानमंत्री बनके, तो अपने इनॉग्रेशन में उन्होंने नवाज शरीफ को बुलाया। नवाज शरीफ प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का। तो मोदी जी ने बोला कि भाई इसको बुलाओ, और कोई बात नहीं, पड़ोसियों के साथ दोस्ती होनी चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, पाकिस्तानी क्यों ना हो, बात तो करो उनसे। हम कश्मीर भी सॉल्व करेंगे, हम हर चीज सॉल्व करेंगे, हम सब कुछ करेंगे पाकिस्तान के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रेड भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, प्रधानमंत्री को बुलाओ। जब ये विदेश यात्रा में थे, तब इनको बोला कि जी हमारे घर में किसी बिटिया की शादी है, तो बिना किसी को बोले कुछ मोदी जी पाकिस्तान चले गए। एसपीजी ने मना कर दिया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो होता है, जो प्रधानमंत्री की रक्षा करता है, उसने साफ मना कर दिया, सर आप मत जाइए, हम गारंटी नहीं कर सकते, हम गारंटी नहीं कर सकते आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी। पाकिस्तान है सर, दुश्मन मुल्क है, कल किसी ने कुछ कर दिया, हम कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे पाकिस्तान के अंदर। भाई पीएम के साथ कितने होंगे, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, फिर नहीं। नवाज शरीफ ने बुलाया है, मुझे रिश्ते ठीक करने हैं, मैं जाऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी गए। पठानकोट में अटैक हुआ, हमने पाकिस्तानियों को बोला, सुनिएगा, पठानकोट इंडियन एयरफोर्स का बेस है, फॉरवर्ड एयर बेस है। पठानकोट कहां है, पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर से थोड़ा सा दूर। बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अटैक हुआ है। हमने भारत ने पाकिस्तान को बोला कि भाई आपके बंदे आए हैं, आपके बंदों ने हमला करा है, उसमें पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। पाकिस्तान ने बोला नहीं जी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो है ही नहीं, हमारे बंदे तो बड़े शरीफ हैं, ठीक है, अभी तो उनके दूध के दांत नहीं टूटे। तो फिर सरकार ने बोला कि आप अपने बंदे भेज के खुद चेक करवा लो, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हम यही कर सकते हैं, आपको प्रूफ दे सकते हैं। और अगर आपको हमारी प्रूफ पे भी भरोसा नहीं है, हमारे सबूत पे भरोसा नहीं है, तो आप खुद अपनी टीम भेज दो। आपको पता है आईएसआई की टीम आई थी पठानकोट एयरबेस, पाकिस्तान की आईएसआई की टीम आई थी भारत के एक इंडियन एयरफोर्स बेस के अंदर। भारत ने सब कुछ करा, लेकिन गेम कहां से चेंज हुआ, उड़ी के बाद यह हुआ कि यार ये तो वही धोखा दे रहे हैं जो इन्होंने अटल जी को दिया था, जब अटल जी की पीठ पे खंजर उतारा था कारगिल करके। तो इन्होंने उड़ी करा, उड़ी के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, फिर उन्होंने पुलवामा करा, पुलवामा के बदले में हुआ बालाकोट। और उस दिन से नरेंद्र मोदी ने अपना दिमाग बना लिया कि अगर ये ईंट फेंकते हैं ना, तो मैं पहाड़ मारूंगा, मैं पत्थर नहीं मारूंगा।
ईंट का जवाब पत्थर नहीं होगा, ईंट का जवाब पहाड़ होगा। यही काम इजराइल कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने सब कुछ दे दिया इनको। तुम्हें तुम्हारी जमीन चाहिए, तुम कहते हो कि हमने तुम्हारी जमीन ऑक्यूपाई कर रखी है, लो जमीन। तुम्हें नौकरियां चाहिए, लो नौकरी। तुम्हें पैसे चाहिए, लो पैसे। तुम्हें पानी चाहिए, फ्रेश वाटर, लो फ्रेश वाटर। तुम्हें बिजली चाहिए, लो। तुम्हें अस्पताल चाहिए, तुम सब ले लो। लेकिन फिर भी अब ये जो इजराइल का आप रूप देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी इतिहास है। किसी और दिन बात करेंगे दोस्तों ये क्यों हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमास की टांग टूटी है, कांप रहा है हमास और कह रहा है कि 5 साल के लिए बंद करवाओ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि रफा के अंदर तो घुस गया इजराइल, और इजराइल कह रहा है कि रफा को भी वैसे ही कर देंगे जैसा गाजा को करा है। एक घर नहीं मिलेगा सीधा खड़ा। तो दोस्तों वीडियो हो गया खत्म, और ये बिल्कुल बात सही है, इजराइल छोड़ेगा नहीं। इतना प्रेशर पड़ रहा है इजराइल के ऊपर अमेरिका की तरफ से, इधर से भी उधर से भी, वो नहीं मानेगा। उसकी आदत नहीं है मानने की, क्योंकि ये सारी हदें पार हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे जो फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं, जो हमास के सपोर्टर हैं, उनको ये गाजा जब वापस किया गया था तो ये बात हजम नहीं होगी। नहीं मैं तो मानता ही नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। तो पूरा इजराइल इनको दे दो भाई, जिसकी कोई मिल्कियत ही नहीं है वहां पे। फिलिस्तीन जो कभी था ही नहीं वहां पर, वो शुरू से यहूदियों की जमीन रही है, और इसके कई बार मैं सबूत दे चुका। चलो बाकी चीजें बाद में। दूसरी बार आता हूं कि ये जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात है, भारत भी इस 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। भारत की भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करती है, जिसमें कहा गया कि भाई फिलिस्तीनियों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। मैं भी मानता हूं फिलिस्तीनियों के लिए एक आजाद इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए वहां पर। अब सेटलमेंट आपस में कर लीजिए। अब देखिए, इजराइल ने सेटलमेंट के लिए 1-2 बार नहीं, कई बार कोशिशें की हैं, कई बार, और हर बार ऑफर इजराइल की तरफ से गया है। लेकिन जो फिलिस्तीनी नेता थे, बाकी लोग थे, उन्होंने हर बार उस सॉल्यूशन को खारिज किया। और ये मैं नहीं कहता, ये इंटरनेशनल बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं। आप CNN कह रह चुके हैं, फरीद जकारिया, उनकी बात सुनवाता हूं। वो बताएंगे कि कब कब ऑफर किया गया इजराइल की तरफ से और क्यों नहीं माना। सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British Mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. Do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. तो जब आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप जिद पर अड़े हैं, तो सामने वाला भी छोड़ देगा आपको। सामने वाला ने कहा कि यार अब बहुत हुआ अब। और जो 7 अक्टूबर वाला कांड हुआ, जिसमें बेचारे बच्चों को ओवन में भून दिया गया, 6-6 महीने के, 3-3 महीने के बच्चों को हमास के आतंकियों द्वारा, महिलाओं को रेप किया गया, मारा गया, उसके तो वीडियोज हैं यार, वो तो दिखा भी नहीं सकता मैं यहां पे। और 1000-1200 लोगों को मारा गया उसमें। तो उसके बाद इजराइल चुपचाप बैठ जाए, हाँ कोई बात नहीं, आपने हमारे 1200 लोगों को मार दिया, बच्चों को ओवन में भून दिया, कोई बात, तो लो अब खाओ, झेलो। और मैं आपको फिर बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल नहीं रुकेगा जब तक वो हमास के एक-एक बंदे वो साफ नहीं कर दे। वो चाहे गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, चाहे कतर में बैठे हो, वो छोड़ेगा नहीं। और देख लीजिए। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, कहीं मैंने खबर पढ़ी थी, अगर स्क्रीनशॉट मिला तो मैं लगा दूंगा, कि कतर से अब जितने ये हमास के बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, वो सब वहां से निकल रहे हैं, धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कतर में भी सेफ नहीं है, अब कतर में साफ हो जाएंगे वो, तो वहां से निकलने की तैयारी में, या कुछ निकल भी चुके हैं। और अब इसका बयान आया है हमास वाले के टॉप लीडर का, तो आप समझ जाओ कि उनको पता चल गया है कि बेटा
मारे जाएंगे अब। तो किसी तरह बच जाओ, सीज फायर करा दो, बच जाएंगे। अब वो लगे हुए सीज फायर करने के चक्कर में, आज नहीं तो 6 महीने बाद सही। जब तक इजराइल मारेगा नहीं सबको ना, छोड़ेगा नहीं। और इजरायली पीएम पहले ही कह चुका है कि भैया अब तो हम वापस भी नहीं आएंगे, जहां तक पहुंच गए हैं वो सब कंट्रोल में हमारे रहेगा, वहां पर हमारी आर्मी रहेगी और हम कंट्रोल में रखेंगे। अब जिसको जो करना है कर ले भाई, है ना 1.5-2 अरब मुसलमान हैं, तो जिसको जो करना जाके कर ले, बोले मत, करके दिखाए। बातों में तो हम बड़े वीर हैं कि हम तो जाएंगे जी, हम तो लड़ जाएंगे, वो तो जालिम है और ऐसा है वैसा है। हाँ भाई ठीक है, जालिम है जालिम, तो जाओ खड़े हो जाओ उसके सामने, तुम्हारा भी खानदान मिटा देगा वो। तो जब तक वो खात्मा नहीं कर लेगा ना एक एक हमास वाले का, इजरायली छोड़ेंगे। और दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, दुनिया उस पर सैंक्शन लगा दे, कुछ भी लगा दे, आप देखना। हाँ, अगर बात वो मान जाते हैं, कर लेते हैं, तो हो सकता है शायद कोई सीज फायर हो जाए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि भैया लड़ाई रुके, जो मासूम मर रहे हैं वो न मरे। हमास वाले तो मरे तो साले मरे, जो मासूम मर रहे हैं, जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, जो फिलिस्तीनी हैं चाहे वो इजरायली हैं, इजराइल के तो खैर सेना वाले ही मर रहे हैं, फिलिस्तीनी मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, फिलिस्तीनी मासूम लोग मारे जा रहे हैं, जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए वो कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी हो रहा है, गाजा के अंदर भी हमास के खिलाफ कई लोग बाहर निकल के आए, उनको पता चल गया कि भैया हमास के चक्कर में हमारी जाने गई, हमारे बच्चे मारे गए। तो भाई गेहूं के साथ तो घुन पिसता है, क्या कर सकते हैं। तो भैया आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।